कानून व्यवस्था पर सीएम के निर्देश के बाद एक्शन लिया जा रहा है। प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। तो भोपाल, रतलाम, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश भर में कार्रवाई हुई है। भोपाल में 96 नियम विरुद्ध लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटा दिया गया है। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्शन जारी है। प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। भोपाल, रतलाम और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश भर में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भोपाल में 96 नियम विरुद्ध लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाया गया। जोन 1 में 24, जोन 2 में 20, जोन 3 में 22 और जोन 4 में 30 लाउडस्पीकर समेत आज कुल 96 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। अनुमति प्राप्त स्थलों में सीमित स्पीकर के अलावा लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। और हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, जो निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए, कानून व्यवस्था सख्त की जाए, निर्देश के बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल जैसे ही मुख्यमंत्री ने जो है पुलिस वालों को या गृह विभाग को बुलाया और गृह विभाग के आला अधिकारियों से कहा कि आप सुधर जाइए और कानून व्यवस्था को भी सुधार दीजिए, आप थानों की मॉनिटरिंग करिए। और पिछली बार मैंने जो निर्देश दिए थे उनके पालन का क्या हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री तक लगातार ये शिकायतें पहुंच रही थी, खासकर ध्वनि विस्तारक यंत्र और इसके अलावा खुले में मांस मछली बेचना। ये बहुत ही जो है लगातार इस शहर की, पूरे प्रदेश की यही समस्या है। खुले में बेचना यानी कहीं ना कहीं गंदगी उसमें आती है और वही जो है आम लोग खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, उनका उद्देश्य है। दूसरा, आप देखिए कि ध्वनि विस्तारक यंत्र एक कंपटीशन सा चल रहा था। ध्वनि विस्तारक यंत्र, उसका जो मानक बना हुआ है, गाइडलाइन बना हुआ है, कितना जो इसमें फ्रिक्वेंसी रखनी है उसकी वो बना हुआ है, लेकिन 5, 6 इस हिसाब से जो है वहाँ चोगे जो है वो लगा दिए जाते हैं और ये प्रतिस्पर्धा अंतहीन है। ऐसे में सरकार को स्टैंड लेना बेहद ज़रूरी था और वो सरकार ने पुलिस कर्मियों को, पुलिस वालों को, पुलिस महकमे को आगाह किया कि आप इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। जब पिछली बार कहा गया था, क्यों नहीं उनको हटा रहे हैं। थोड़े समय गाइडलाइन का जो है पालन होता है, उसके बाद भूल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन भी हो रहा है। इसके साथ ही श्याम जी ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कार्रवाई और बढ़ सकती है या फिर किस तरह की कार्रवाई और देखने को मिलेगी प्रदेश में? देखिए, 2-3 बातें हैं जो स्पष्ट हैं इस सरकार की, मोहन सरकार की। वो ये चाहते हैं कि जनता को परेशानी ना हो। पहले ही शहरी आबादी में जो है कोलाहल एक बड़ी समस्या है। हम उस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा जो है कोलाहल में जी रहे हैं, बहरापन आ रहा है, लोगों को समस्याएं मानसिक हो रही हैं, तो वो इस एक्शन को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा, स्वस्थ रहे जो है मध्य प्रदेश का जो है आम आदमी, ये कोशिश है, इसलिए खान पान पर ध्यान है। होटलों पर लगातार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है कि कुछ भी खिला रहे हैं, गर्मी का मौसम है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये एक्शन मोड में मोहन सरकार बनी रहेगी। कानून व्यवस्था हो या बाकी विभागों का काम, बिल्कुल प्रदेश में व्यवस्थाएं बेहतर हो सके, इसके लिए मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि लगातार कार्रवाई भी जारी है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तो मध्य प्रदेश में अब सरकार लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त हो गई है। चुनावी प्रचार के बाद सीएम ने विभागों की बैठक ली और लाउडस्पीकर को लेकर डीजीपी को फटकार भी लगाई। क्या है मोहन सरकार का ये एक्शन मोड, समझिए इस रिपोर्ट में। मंच पर सौम्य और सहज, लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की जनता की हो, शासन प्रशासन की हो, तब उतने ही सख्त और कड़क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यही अंदाज है। लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार करने के बाद अब सीएम मोहन यादव प्रदेश में फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। बीते दिन 24 मई को सीएम मोहन यादव ने गृह, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि विभाग की बैठक ली थी और साथ साथ उनके कामकाज की समीक्षा भी की थी। उन्होंने तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर डीजीपी को फटकार लगाई थी, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अफसरों को तलब किया था। और अब मुख्यमंत्री के सख्त आदेश का असर अगले दिन से ही दिखना शुरू हो गया। छिंदवाड़ा में जहां रिसाला मस्जिद, इंदिरा नगर मस्जिद और आसपास के मंदिरों से लाउडस्पीकर उतारे गए, तो वहीं रतलाम जिले में 636 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर निकाल लिए गए। इसके अलावा रतलाम जिले में 125 स्थानों पर लाउडस्पीकर का साउंड भी कम कराया गया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, डीजीपी मौजूद थे और डीजीपी से पूछा गया बाकायदा कि कितने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर निकाले गए हैं। डीजीपी सीएम को बताने में विफल हुए। सीएम ने फटकार लगाई और ये कहा कि ध्वनि नियंत्रक
अधिनियम के तहत ही प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजने चाहिए। अब जब सीएम के निर्देश मिले तो आज छिंदवाड़ा और रतलाम में कार्रवाई की गई। खुले में मांस बिक्री को लेकर भी ये कहा गया है कि कहीं पर भी खुले पर मांस ना बेचा जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक और सबसे बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी जिलों के एसपी और तमाम सारे अधिकारियों को कहा गया है कि जुए, सट्टे और महिला अपराधों पर नियंत्रण किया जाए। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा के बाद अब असर देखने के लिए मिल रहा है। सीएम मोहन यादव की सख्ती के बाद अब यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और आने वाले दिनों में हर जगह पर प्रशासन लाउडस्पीकर उतरवाते नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद अब लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में इंदौर में डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद निर्देश लाउडस्पीकर का नियंत्रित प्रयोग फिर से शुरू हो चुका है। सभी थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थानों की फिर से जांच कराई गई। एसजीपी के निर्देश के बाद ग्रामीण पुलिस ने 13 थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में मस्जिद मंदिर से लाउडस्पीकर उतारने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से जिलों की जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य शासन को मिल रही शिकायतों के बाद एक बार फिर प्रशासनिक अमला सड़क पर मंदिर मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर की जांच कर नियम के विरुद्ध पाए जाने पर लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई कर रहा है। पहले चरण में शहरी क्षेत्र में लाउडस्पीकर चेक करने का काम किया गया। इसके साथ अगले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को चेक करने का काम किया जाएगा। तो वहीं जो भी नियम विरुद्ध पाए जाएंगे उन्हें उतार कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज फिर से अभियान शुरू हुआ है और जो भी लाउडस्पीकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक लगा होगा, बिना अनुमति के लगा होगा, उनको हम उतरवाने के लिए मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। अभी 3-4 जगह उतरवा भी दिए हैं और अभी आज दिन भर में और भी उतरवाएंगे। जहाँ भी लगे दिखाई देंगे, सभी जगह हमने मैसेज कर दिया है। नर्सिंग कॉलेजों में हुई गड़बड़ियों पर अब मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। जहां सीएम के आदेश पर दोषी अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मेडिकल एजुकेशन विभाग ने सुधार के लिए रूट मैप बनाया है, जिसके तहत प्रदेश में नर्सिंग कोर्सेज के लिए नई रेगुलरिटी बॉडी बनाई जाएगी। नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। साथ ही अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने वाले अधिकारी कर्मचारियों की पहचान की जाएगी। राजगढ़ में इन दिनों गर्मी की तपिश हर किसी को सता रही है। इंसान तो इंसान, भगवान भी इससे अछूते नहीं हैं। जिले के खिलचीपुर के मंदिरों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है, जहां भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए गर्भगृह में एसी 24 घंटे चल रहे हैं, ताकि भगवान को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा सके। इतना ही नहीं, गर्मी में भगवान को ठंडा पानी पिलाने के लिए मिट्टी के कलश में पानी भी रखा गया है। भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए फल और फूल के रस से स्नान कराया जा रहा है। साथ ही भगवान को ठंडे पकवानों का भोग भी लगाया जा रहा है। तो मंदिरों में एसी कूलर लग चुके हैं क्योंकि गर्मी की तपिश है और ऐसे में भगवान को गर्मी से बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। मंदिरों में एसी कूलर लगे हैं और भगवान को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जा रहा है। शिवपुरी गुना में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर आपका गुस्सा भी इन भ्रष्टाचारियों पर फूट पड़ेगा। ये सभी भ्रष्टाचारी स्कूल में मिड डे मील बांट रहे थे, लेकिन इसमें मजे की बात ये कि जब ये मिड डे मील बांट रहे थे तब वहां कोई छात्र ही नहीं था। ये लोग सिर्फ मिड डे मील के नाम पर पैसा लूट रहे थे और बच्चे अपने घरों में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। अब आपको सुनाते हैं एक ऐसे स्कूल की कहानी जिसमें बांटने के लिए मिड डे मील तो है, लेकिन उसको खाने के लिए एक भी छात्र नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, जब छात्र ही नहीं है तो मिड डे मील किसको बांटा जा रहा है? सरकार के मन में भी यही सवाल आया कि आखिर ये खाना बांटा किसे जा रहा है। सरकार ने जांच की तो पता चला इन सभी विद्यालयों में फर्जीवाड़ा करके मिड डे मील बांटा जा रहा था। गर्मी की छुट्टियों की वजह से स्कूल 1 मई से बंद है, लेकिन उसके बावजूद ये खाना बांटा जा रहा था। लेकिन ये खाना किसे बांटा जा रहा था, वो बताया डीपीसी ऋषि शर्मा ने। सभी बीआरसी से संबंधित शाला क्षेत्र के बीआरसी है, उनके माध्यम से उन संस्था प्रमुखों से स्पष्टीकरण चाहा।
DRC के अनुमति प्राप्त करने के बाद इस पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में जांच की गई तो पता चला कि बहुत से जिलों में फर्जी मिड डे मील का ये स्कैम चल रहा है। कौन कौन से स्कूल इस जांच में दोषी पाए गए हैं, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मिड डे मील के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले स्कूलों में से एक विद्यालय का नाम है गुना का पिपरोदा गिरद विद्यालय, आरोन का तिघरा माध्यमिक विद्यालय, टांडा प्राथमिक विद्यालय में भी ये फर्जीवाड़ा हुआ। प्राथमिक विद्यालय चिताकर, बमौरी राजपुरा विद्यालय, राघवगढ़ गोदलपुर का विद्यालय, मलियाखेड़ी के अन्य 9 स्कूलों में भी मिड डे मील के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। इन सभी स्कूलों के शिक्षकों ने बच्चों की छुट्टियों में उपस्थिति दिखाकर एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज कर दी। जब इस फर्जीवाड़े का मामला सामने आया तो इस बात की खबर सरकार को लगने के बाद सबके कान खड़े हो गए और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। अब देखना होगा कि मिड डे मील के इस फर्जीवाड़े में और कितने राज खुलते हैं। जहां पर अब छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में नया कारनामा सामने आया है, जहां पर स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कागजों में ही बच्चों को मिड डे खिला रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में अब जो स्कूल हैं, गुना जिले के 9 स्कूल हैं जो जांच के दायरे में, जहां पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर दी गई है। मोहन बघेल, विस्तार न्यूज, गुना। बारात और शादियों में मारपीट के किस्से आपने सुने होंगे और अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है शिवपुरी से, जहां बारात में मारपीट हो गई। इसके बाद दूल्हा धरने पर बैठ गया और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। बारात और शादियों में मारपीट के किस्से तो आपने सुने ही होंगे और इस बार बारात की मारपीट का ये चैप्टर मध्य प्रदेश के शिवपुरी का है। दतिया के जिगना इलाके से निकला ये दूल्हा शिवपुरी अपनी दुल्हन लेने गया था। ब्रजेश जाटव की बारात शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव आई थी। रात में डीजे की धुन पर नाचते गाते बाराती दुल्हन की घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोगों की बारातियों से कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक आ गई। बारातियों का आरोप है कि कुछ लोग बारात में आए और डीजे बंद करने को लेकर दबाव बनाने लगे, लेकिन जब उन्होंने डीजे बंद नहीं किया तो उन लोगों ने दूल्हे ब्रजेश जाटव के ऊपर धूल मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर आए और बारातियों के साथ मारपीट करने लगे। इन लोगों ने दूल्हे को भी घोड़ी से उतारकर उसे बेइज्जत किया। तो वहीं दूसरे पक्ष के आरोप की बात करें तो उनका कहना है कि बारात में लगातार आतिशबाजी हो रही थी, इसके साथ ही तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। डीजे और आतिशबाजी की वजह से मवेशियों में भगदड़ मच गई थी। करीब 2 घंटे तक दूल्हा दुल्हन के साथ घराता बाराती धरने पर बैठे रहे। इसके बाद पुलिस दूल्हा दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों को पिछोर थाने लेकर पहुंची और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ और दूल्हा दुल्हन के साथ बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बारात लेके ग्राम सजावनी जा रहे थे तो हमारी बारात ने एंट्री की जी। तो जैसे कि पाल समाज का मोहल्ला है, वहाँ पर हमारे दूल्हे पर धूल फेंकी गई जी। और वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बिल्ला मिलना है उससे भाई बारातियों को मारपीट की गई और उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया। धरने से हटने के बाद दूल्हा पक्ष ने सुरक्षा की मांग पुलिस से की थी। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को शादी के मंडप में पहुंचाया गया और शांतिपूर्ण ढंग से शादी खत्म हुई। इस झगड़े में पुलिस ने पाल समाज के सज्जन सिंह के पुत्र वीर सिंह की शिकायत पर शैलेंद्र जाटव और कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब इस अनोखी शादी के बाद गांव का माहौल थोड़ा असहज जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। साइंस के इनोवेशन के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। विज्ञान की इन्हीं तकनीक का गलत इस्तेमाल कर इंसान गुनाह कर बैठता है और पहुंच जाता है सलाखों के पीछे, क्योंकि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो कानून की निगाह से बच नहीं सकता। सीधी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। पुलिस की गाड़ी से उतर रहे जंजीरों में कैद ये आरोपी कोई मामूली बदमाश नहीं है, बल्कि ऐसे शातिर हैं जिनकी हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन बदमाशों ने तकनीक का सहारा लेकर ऐसी करतूत की है जिसने एक नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। आरोपी ब्रजेश प्रजापति
वॉइस चेंजर तकनीक का सहारा लेकर आदिवासी लड़कियों को फोन करता था और ऐप से आवाज बदलकर स्कॉलरशिप के कागजात कंप्लीट करने के बहाने खुद से मिलने के लिए बुलाता था। मैडम से मिलने आई लड़कियों से आरोपी ब्रजेश मैडम का लड़का बनकर मिलता था। आवाज बदलकर भोली भाली लड़कियों को फंसाने का मामला जैसे ही खुला तो हड़कंप मच गया और फिर तकनीक का इस्तेमाल करके रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुलासा हुआ वो ये था कि वो मैजिक ऐप का उपयोग करते हैं और मैजिक ऐप के बारे में उसको उसके साथियों ने बताया था और उसके साथी भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं और ये इन्होंने ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं जो है वो अभी तक 7 की हैं, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन अभी तक हमारे पास 4 FIR हुई हैं इसमें और उन चारों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जो इसमें आरोपी है। कैसे गिरफ्तार हुआ आरोपी? हाथ के निशान की पीड़ित छात्रा ने पहचान की। निशान के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला ज्यादा बढ़ा तो प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीधी की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि स्कॉलरशिप का झांसा देकर 7 आदिवासी छात्राओं का बलात्कार करने का मामला अत्यंत व्यथित करने वाला है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इस रेप कांड में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाए। मामला सामने आते ही सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने एक्स पर लिखा कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और फिर घटना की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई, जिसके बाद आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला। मामला बेहद संगीन है। जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल करके वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद ही शर्मनाक है। बहरहाल 9 सदस्यीय SIT टीम ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस खौफनाक वारदात में और क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। विस्तार न्यूज के लिए सीधी से शरद गौतम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। सीएम यहां पर पीएम मोदी के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 4:30 बजे गोवर्धनपुर में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे मालवीय रमन घाट गांव के मतरगवा गांव घाट में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम को 7:30 बजे सीएम काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7:40 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। रात 8:15 पर सीएम गोवर्धन धाम में मंदिर घाट पहुंचेंगे। इसके बाद 8:50 पर वाराणसी लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे। वाराणसी से पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार हैं। आखिरी चरण में 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होनी है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी, वाराणसी पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स है यहां और यही वजह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी प्रचार है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लगातार तीसरी बार नामांकन किया है पीएम मोदी ने और बड़ी अच्छी बात है कि एक सीएम जो है वो पीएम के लिए इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो जातिगत हम समझें, अपने दर्शकों को समझाएं कि यहाँ पर ओबीसी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुर्मी हैं, वैश्य हैं, यादव हैं, भूमिहार हैं, मुस्लिम हैं और अगर देखा जाए प्रतिशत में तो 75% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम हैं और 5% अन्य जातियाँ हैं। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओबीसी वोट बैंक निर्णायक है यहाँ पर, इसलिए मोहन यादव का चेहरा भी बहुत ज़रूरी है। लगातार वहाँ पर जो है फोकस रहा है केंद्रीय संगठन का, भाजपा का। अब ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण है, तो उससे पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा। बिल्कुल, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है पार्टी और इसी के साथ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि यहाँ का गणित क्या कहता है। श्याम जी, अब बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। और इसके साथ चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि वाराणसी का सियासी गणित क्या है। कुल 19.62 लाख मतदाता यहाँ, यानी कि 19 लाख से ज्यादा कुल मतदाताओं की संख्या है। पुरुष मतदाता यहाँ पर ज्यादा है, 10.65 लाख पुरुष मतदाता है, तो वहीं 8,97,000 यहाँ पर महिला मतदाता है। वाराणसी लोकसभा सीट पर 135 थर्ड जेंडर मतदाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि
52,000 मतदाता यहां पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 52,000 है। इस सीट की 65% आबादी शहरी है, तो वहीं 35% आबादी ग्रामीण है। शहरी मतदाताओं की संख्या यहां पर ज्यादा है। लगातार चुनावी प्रचार जारी है, हाई प्रोफाइल सीट है और इसके साथ ही गणित भी आप समझ लीजिए कि करीब 20 लाख मतदाता है यहाँ पर और इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। और श्याम जी हमारे साथ लगातार बने हुए। श्याम जी, हम 20 लाख के करीब मतदाता हैं, यानी कि 19,65,000 कुल मतदाताओं की संख्या है, लेकिन शहरी मतदाता ज़्यादा है, तो क्या यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में भी चुनावी प्रचार लगातार जारी है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वाराणसी की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो 35% ग्रामीण एरिया है, 65% शहरी क्षेत्र है। इस शहरी क्षेत्र में वोटर की संख्या स्वाभाविक ज़्यादा है, तो वहाँ पर निर्णायक है उनका पक्ष में करना, उनको पक्ष में करना। तो भाजपा लगातार यही कोशिश कर रही है। दूसरी बड़ी बात आप ये देखेंगे, क्योंकि मोदी यहाँ लगातार जीत रहे हैं, तो उन्होंने विकास की गंगा भी बहाई है, गंगा के पैरेलल विकास की गंगा भी उन्होंने बहाई है। बहुत कुछ दिया है वाराणसी को, वाराणसी के लोगों को। तो इस बार भाजपा ये चाहती है कि रिकॉर्ड तोड़, पिछली बार से ज़्यादा मतों के अंतर से वो जीतें, ये लक्ष्य है। जी बिल्कुल श्याम जी, अब बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। तो देखिए, वाराणसी में चुनावी प्रचार करेंगे पीएम मोदी के लिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे।